YouTube के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आज का जो टॉपिक है वो जीडीपी और जीएनपी से रिलेटेड है। हालांकि बड़े नॉमिनल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बैंकों के एग्जामिनेशन में इसका करंट अफेयर्स थोड़ा मुश्किल होता है। और एसएससी का अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चन ट्विस्ट किया हुआ रहता है। आमतौर पर आपको जीडीपी और जीएनपी जानने के पहले एक चीज को जानना जरूरी है, ग्रोथ, समृद्धि। ग्रोथ किसे कहते हैं? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, ग्रोथ इज ए मैक्रो कॉन्सेप्ट। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। तो ग्रोथ इज ए मैक्रो कॉन्सेप्ट। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और स्टेबल, है ना। और हम लोग ग्रोथ का कंपैरिजन हमेशा वाई ओ वाई करते हैं, ईयर ऑन ईयर करते हैं। हाँ, चाहे तो हम लोग मंथ ऑन मंथ भी कर सकते हैं, या नहीं तो क्यू ओ क्यू, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, बहुत ही साधारण सा ये कॉन्सेप्ट है, समझ की बात है। अप्रैल 2024 में अप्रैल 2024 में 100 टन स्टील का प्रोडक्शन होता है और अप्रैल 2025 में 105 टन स्टील का प्रोडक्शन होता है। तो अब यहां पर देखिए, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन किया गया, कॉरिस्पॉन्डिंग मंथ से तुलना की गई। अप्रैल 25 का जो कॉरिस्पॉन्डिंग मंथ है वो अप्रैल 2024 से, तो जब तुलना की गई तो पता चला कि उत्पादन बढ़ गया है। तो उत्पादन क्यों बढ़ा? तो उत्पादन इसलिए बढ़ा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ा। इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ा? क्योंकि स्टील का डिमांड ज्यादा हो रहा है। स्टील का डिमांड ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है। परचेजिंग कैपेसिटी क्यों बढ़ी है? क्योंकि लोगों के पास नौकरी और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये होता है ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। अब इसको आप वाइसा वर्सा या अपोजिट कर दीजिए तो ग्रोथ डाउनवर्ड भी जा सकता है, यानी तो स्टेबल भी रह सकता है, स्टैग्नेंट भी हो सकता है ना। तो ग्रोथ हमेशा एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है और जीडीपी का स्टडी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। और ठीक उसी के साथ साथ जो लगा हुआ वर्ड है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे जो उत्पादन हुआ उस उत्पादन का वितरण कैसे किया जा रहा है, वेजेस क्या है, रेंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई क्या है ना। तो बेसिकली डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिसको हम कहते हैं कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो विकास कल्याणकारी अर्थशास्त्र का परिचायक होता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट में जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो अक्सर आप लोगों ने जीडीपी का डिफिनेशन किताबों में पढ़ा है कि एक फाइनेंशियल ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल मॉनेटरी वैल्यू, टोटल लास्ट मॉनेटरी वैल्यू उस देश का जीडीपी कहा जाता है। इतना तो सबको जानते होंगे। तो प्रश्न आता है कि लास्ट मॉनेटरी वैल्यू का क्या मतलब है? लास्ट मॉनेटरी वैल्यू किसको बोलते हैं? आप 1 किलो मैदा, 2 लीटर दूध, 1 किलो चीनी, फ्लेवर, ये सब खरीद लेते हो और उसके बाद इन सभी को मिला करके बिस्किट बना देते हो और बिस्किट के पैकेट पे आप लिख देते हो कि इसकी कीमत 100 रुपया है ना। 100 रुपया में बिस्किट बिक गया।
तो अब आप कहोगे कि भाई बिस्किट का जो जीडीपी है वो तो 100 रुपया है, लेकिन अब आप देखो कि बिस्किट को बनाने के लिए सर्टन इंटरमीडिएटरीज का यूज किया गया, दूध का, मैदा का, फ्लेवर का, चीनी का। तो आप उसके कॉस्ट को इसमें से घटाओगे ना, इसमें से तो आपको घटाना पड़ेगा ना। मान लीजिए कि टोटल कॉस्ट था 40 रुपया का, तो अब आपका यहाँ पर जीडीपी, आपका इनकम कितना आ रहा है? 60 रुपया आ रहा है ना। तो इस तरह से इंटरमीडिएटर्स को हटाया जाता है, नहीं तो क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा। समझे? यही सब क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो जीडीपी का सिंपल डेफिनेशन तो ये है कि किसी अकाउंटिंग ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज के लास्ट मॉनेटरी वैल्यू को उस देश का जीडीपी कहते हैं। और हमारे यहाँ जीडीपी का कैलकुलेशन एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है, जो कि 2019 में बना है। इसके पहले सीएसओ करता था। सीएसओ और नासो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके 2019 में एनएसओ बनाया गया। और ये जो एनएसओ है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन, एमओएसपीआई के अधीन एक विभाग है। भारत का सबसे बड़ा डेटा मैनेजर है ये, मतलब आर्थिक डेटा का बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा डेटा मैनेजर है ये भी हमारे देश का। वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत प्रसिद्धि है। ठीक है, तो जीडीपी का सिंपल कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि विद इन द टेरिटरी, देश की ज्योग्राफी के अंदर जो उत्पादन हो रहा है उसका लास्ट मॉनेटरी वैल्यू क्या है। तो लास्ट मॉनेटरी वैल्यू को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इंटरमीडिएटर्स को, मध्यवर्ती वस्तुओं को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुएं तो पहले से ही ऑलरेडी इकोनॉमी में थी और वो जीडीपी में जुड़ी हुई थी। हमको तो नए उत्पादन को दिखाना है ना, तो नए उत्पादन को दिखाने के लिए हम मध्यवर्ती को हटाएंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको थोड़ा सा इनकम के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। आप कहते हैं कि अरे भाई उसका इनकम तो बहुत ज्यादा है, ये उतना इनकम करता है ना। तो अक्सर इनकम को हम बोलते हैं मॉनेटरी इनकम। कागज का जो नोट मिला वो मॉनेटरी इनकम है। उसके बाद हम बात करते हैं रियल इनकम, वास्तविक आय, है ना। 100 रुपया मॉनेटरी इनकम हुआ और उस 100 रुपया में कितना परचेजिंग कैपेसिटी है, वो कितनी वस्तुओं को खरीद सकता है। मान लीजिए कि 100 रुपया जो है वो 2 किलो चावल खरीद सकता है, तो 100 रुपया का रियल इनकम 2 किलो चावल हुआ, है ना। इसके बाद नॉमिनल इनकम, नॉमिनल नाम मात्र का आय। मान लो कि इनकम 100 रुपया से बढ़ करके 110 रुपया हो गया, तब तो मॉनेटरी इनकम बढ़ गया ना जी। लेकिन अब 2 किलो चावल का कीमत भी 110 रुपया हो गया, तो ये 10 रुपया बढ़ा हमारा इनकम, उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मॉनेटरी इनकम बढ़ गया लेकिन रियल इनकम में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रियल इनकम तो जहां का तहां रह गया, है ना। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होने पर मॉनेटरी इनकम बढ़ता है और रियल इनकम घटता है, साथ के साथ नॉमिनल इनकम बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ने पर नॉमिनल इनकम बढ़ जाता है, रियल इनकम घट जाता है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे जो सवाल है ना वो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब आप जीडीपी को देख रहे हैं तो आपको जीवीए को समझना पड़ेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना।
एक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल को अलग अलग डिपार्टमेंट से गुजारते हुए जब हम ले गए तो फाइनल प्रोडक्ट आया, है ना। तो प्रत्येक चरण में उस वस्तु का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं? प्रत्येक चरण में रॉ मटेरियल को ट्रक से नीचे गिरा दिया, रॉ मटेरियल असेंबली लाइन होता है, वो बेल्ट लगा हुआ रहता है, उससे होता हुआ प्रोडक्शन यूनिट के पास गया, उसने कुछ बनाया, फिर आगे के डिपार्टमेंट को भेज दिया, उसने आगे को भेज दिया, ऐसा करके लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट आता है ना। देखा होगा आप लोगों ने टीवी में, डिस्कवरी चैनल वगैरह में दिखलाता है, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, मान लो कि आप एक वस्तु को 1,000 रुपया में बाजार में बेचते हैं, तो क्या आपका इनकम 1,000 है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उसको बनाने में 500 रुपया का खर्च आया। तो 500 रुपया को जब हम माइनस कर देंगे तो आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन में पूछेगा कि हम क्या क्या चीज़ को माइनस करेंगे, है ना। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड के लिए, है ना, अगर हमने एक वस्तु को 1,000 रुपया में बाजार में बेचा है तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है? 500 रुपया निकल करके आ रहा है, क्योंकि 500 रुपया हमारा लागत लगा है। तो वो लागत क्या है? तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, आप अपने कामगारों को कंपनसेट कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो वो माइनस हो जाएगा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। उसके बाद ऑपरेशनल सरप्लस, आपने जो कैपिटल इनपुट किया हुआ है वो ऑपरेशनल सरप्लस हो गया, वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपके मशीन पे काम चल रहा है तो उसमें डेप्रिसिएशन होता है, तो वो डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे, और साथ के साथ फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपको लगा है वो माइनस करेंगे, है ना। तो इसके बाद जो वैल्यू निकल करके आया वो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड हो गया, ग्रॉस वैल्यू ऐड हो गया। ये फॉर्मूला एग्जामिनेशन में पूछता है, जीवीए को निकालने के लिए क्या माइनस करेंगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट टैक्स दे देगा, इनडायरेक्ट टैक्स के बदले डायरेक्ट टैक्स दे देगा, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा। आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक वित्तीय वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर में इकोनॉमी में जीवीए कितना हुआ ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ के साथ सेक्टर वाइज का जीवीए, अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो सेक्टोरल जीवीए, एग्रीकल्चर जीवीए कितना हुआ, इंश्योरेंस के सेक्टर में जीवीए, बैंकिंग के सेक्टर में जीवीए, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में जीवीए कितना रिकॉर्ड किया गया, और ओवरऑल जीवीए कितना रिकॉर्ड किया गया। ये एक बहुत ही साधारण प्रश्न है, ना केवल बैंक में बल्कि एसएससी में और रिलेटेड एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल है, लेकिन थोड़े से लैकेज ऑफ अवेयरनेस के कारण कुछ नॉमिनल क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जीएनपी की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तो आप जानते हैं कि हमारा जो इंडियन विजडम है, हमारा जो भारतीय विवेक है, वो भारत के बाहर दुनिया भर में काम करता है। कहीं तो लोग बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, है ना, कहीं पर कुछ छोटा मोटा काम करते हैं, और साथ के साथ वो क्या करते हैं कि उनका हमारे देश के बैंकों में एक अकाउंट होता है, NRE अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। बेसिकली ये एक सेविंग्स अकाउंट है, एक बचत खाता है। तो अब बाहर के देशों से इस अकाउंट में डॉलर आ रहा है, विदेशी मुद्रा आ रही है, दिरहम आ रहा है, कई सारी करेंसियां आ रही हैं, है ना। तो
बाहर से जो इनकम आया उसको जब हम जीडीपी में ऐड कर देंगे तो वो जीएनपी बन जाता है ना। साधारण सा बात मैं बतला रहा हूँ, फॉर्मूला बेस्ड अभी आप लेके नहीं चलिए, बेसिक बातों को समझिए, है ना। तो अब यहाँ पर बड़ा प्रश्न आता है कि ऐसा क्या कारण है कि भारत का जीडीपी तो बड़ा निकलता है और भारत का जो जीएनपी है वो छोटा निकलता है, कम निकलता है। तो देखिए, विद इन द टेरिटरी, देश के अंदर में जो इनकम हो रहा है तो विदेशी लोग भी कमाते हैं, है ना। मान लीजिए कि हमारा जीडीपी है 100 रुपया, उस 100 रुपया में 10 रुपया फॉरेनर्स का है। कहा जाएगा भारत का जीडीपी, लेकिन है 10 रुपया फॉरेनर्स का। तो उन लोगों ने क्या किया, 10 रुपया अपने देश भेज दिया। टिल आवर जीडीपी इज 100 रुपीज। ये नहीं कि 90 रुपया हो गया, फिर हमारा जीडीपी 100 रुपया है, लेकिन 90 रुपया बाहर भेजते, सॉरी 10 रुपया बाहर भेजते। अब बाहर के जो भारतीय हैं उन लोगों ने 5 रुपया हमारे देश में भेजा अपने एनआरई खाते के थ्रू, विविध तरीकों से भेजा, इसमें एक एनआरई भी होता है। तो 5 रुपया भेजा, है ना। तो अब हमारा जीएनपी कितना निकल के आ रहा है, तो जीएनपी तो भाई अगर लॉजिकल बात करें तो जीएनपी तो 95 रुपीज़ ही निकल के आ रहा है, जबकि जीडीपी कितना है, 100 रुपया है। बात समझ में आ रही है ना। तो बेसिकली अब क्या हो गया, जीडीपी और जीएनपी में यह अंतर क्यों आ रहा है कि आयात और निर्यात में डिफरेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस है। 10 रुपया यहाँ से ज़्यादा निकला, 10 रुपया यहाँ से निकला और 5 रुपया बाहर से आया, तो ये डिफरेंस क्या हो गया, आयात और निर्यात का अंतर हो गया। अरे भाई, केवल वस्तु या पेन या फिर कॉपी या फिर कोई वस्तु ही आयात निर्यात नहीं ना हो रहा है, करेंसी भी तो उसी कैटेगरी में ना आ रहा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कैटेगरी में आ रहा है ना। तो इसीलिए हमारा जीडीपी हमारे जीएनपी से हमेशा बड़ा होता है। क्यों होता है, तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमारे देश में आया, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमारे देश में आया, वो यहां से जो पैसा निकला उसके कंपैरिजन में कम आया, है ना। तो ये छोटा छोटा जो सवाल है वो आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनता है, और बेसिक्स ठीक नहीं होने के कारण हम सवाल गलत कर देते हैं। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।